लगना स्वाभाविक तो है, और ये इसका भी निदर्शक है कि केवल पठन नहीं हो रहा है, उसके ऊपर चर्चा और चिंतन भी हो रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है। परंतु वर्ष भर में ये पांचों ग्रंथ पढ़कर और उसके ऊपर चर्चा करके पूर्ण होंगे कि नहीं, इसका थोड़ा प्रश्न चिन्ह तो लगता है। और दूसरा ये भी ध्यान में आता है कि वो 5 ग्रंथ भले ही साइज में बड़े हों, परंतु वे विवरणात्मक, निरूपणात्मक भी अधिक हैं, और ये छोटे लगते हों तो भी चिंतनात्मक और चर्चात्मक अधिक हैं, तो तुल्य तुल्य बल ही हो गए ऐसा लगता है। तो इस रूप में भी हम सोचते थे कि अच्छा, ये तो उससे पृष्ठ संख्या भी आधी है, आधी से भी कम है, और आकार भी उससे आधा है, तो वास्तव में ये तो बहुत ही कम वॉल्यूम है इसका। लेकिन प्रत्यक्ष में अनुभव ये आ रहा है कि उसका फिजिकल वॉल्यूम भले ही कम हो, आशय उसका उस उन बड़े ग्रंथों के समान ही है। ये तो अच्छी बात है, परंतु कुछ मात्रा में यह भी देखना चाहिए कि अगली वसंत पंचमी तक कम से कम इन पांचों ग्रंथों का पठन पूर्ण हो जाए। सभी नचिकेता गट के अग्रपाठियों को पठन पूर्ण हो जाना, ये कैसे संभव होगा, ये देखना चाहिए। श्वेत केतु और भृगु को तो चिंतनात्मक अधिक जाना ही चाहिए, और उसको भी हम एक वर्ष में किस प्रकार से पूर्ण कर सके, ये देखना चाहिए। मैं केवल समय की दृष्टि से नहीं कह रही हूँ, या इतने समय में इतना पूर्ण करना है तो इतने पृष्ठ पढ़ने पड़ेंगे, इस दृष्टि से, केवल उसका फिजिकल मैकेनिकल एस्पेक्ट, इस दृष्टि से नहीं कह रही हूँ। परंतु ये ग्रंथ ऐसे हैं, उदाहरण के लिए भारतीय संकल्पना सूत्र, तो ये एक एक विषय को हम जितना विस्तार से चर्चा में लाएंगे उतना कम पड़ेगा, ऐसी गहराई उसमें है। परंतु हमको पूरा ग्रंथ एक बार में भी समझ में आए, ये भृगु के लिए तो अत्यावश्यक है। कुछ मात्रा में श्वेत केतु के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि मैं फिर से भारतीय संकल्पना सूत्र का ही उदाहरण दूंगी कि इसमें 10 विषय हैं। 10 विषय एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए पहला ही अध्याय है आध्यात्मिक संकल्पनाएं, दूसरा है सांस्कृतिक और तीसरा है धार्मिक। तो धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, तीनों को एक दूसरे के साथ तो मिलना ही है, और इसमें भी अधिष्ठान तो आध्यात्मिक है। इसलिए तीनों एक साथ समझ में आना ये आवश्यक बनता है। फिर आध्यात्मिक संकल्पनाओं का ठीक से यदि पठन हुआ और समझ में आया, तो सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, ये भी इससे प्रभावित तो होंगी ही, लेकिन वो क्रियात्मक होंगी, वो व्यवस्थात्मक होंगी, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय। फिर मनोवैज्ञानिक, उसका भी इसके साथ संबंध है। तो हम जब कहते हैं अध्यात्म विद्या विद्यानाम, सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ तो अध्यात्म विद्या है, और उसी के ऊपर बाकी सारे निर्भर करते हैं। इस दृष्टि से आध्यात्मिक संकल्पनाओं का संबंध शेष 9 के साथ किस प्रकार है, ये भी मोटा मोटा एक दृष्टिपात में एक साथ विचार करते हुए हमको समझ में आए। राजकीय, सामाजिक और सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक, राजकीय और धार्मिक कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं संकल्पनाएं, ये विषय
ये भी एक दृष्टिपात में समझ में आए, ये जरूरी है। इसलिए जो भारतीय संकल्पना सूत्र वाला ग्रंथ है, वो एक बार पूरा पढ़ लिया, जैसे हम अदिति में करते हैं वैसे, फिर दूसरी बार पढ़ा, फिर वो धीरे धीरे संदर्भ समझ में आने लगे। इस पद्धति से भी एक बार पढ़ने का प्रयास भृगुगट को विशेष रूप से और श्वेत केतु गट को सामान्य रूप से करना चाहिए। मैं एक सुझाव ये भी दे सकती हूँ भृगुगट के लिए विशेषतः, कि चीटी के 19वें अथवा 20वें, मुझे ठीक से स्मरण नहीं है, आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा, 19वें ग्रंथ में ही है शास्त्राध्ययन की उपनिषद पद्धति। तो उसको एक बार आप देख लें और उसका क्रम समझ लें। अर्थात सही सही मायने में तो उपनिषद पद्धति नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए तो आपको यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ बैठना भी पड़ेगा, उसी को उपनिषद कहेंगे। परंतु अब ये तो कलयुग है, 21वीं शताब्दी है और इंटरनेट सुर की बहुत ही मेहरबानी है, तो हम लोग ये प्रयोग कर सकते हैं कि उसमें जो पद्धति बताई है कि हम, और उसमें भी उदाहरण जीवन सूत्र संग्रह में से एक अध्याय का ही लिया गया है, वो भी इसी कारण से लिया गया है। तो उस पद्धति से एक बार अध्ययन करके यदि देखा तो उसमें एक ही अध्याय है, हम पूरा का पूरा 10 अध्याय एक साथ करके देख लें तो भले ही महीना भर हो जाएगा उसको करते करते, ये तो व्यक्तिगत ही करना है। कभी चर्चा के लिए भृगुगट के सभी एक साथ मिल गए ऑनलाइन तो भी हो सकता है। और मैं अभी तो इतना साहस नहीं कर सकती, लेकिन अध्ययन वर्ग में एकाध 2 बार भृगुगट के लोगों ने, अध्येताओं ने इसका प्रयोग भी कर लिया, तो हमें पद्धति का भी अनुभव हो जाएगा और पद्धति क्रियात्मक रूप से भी ध्यान में आ जाएगी। ये तो मैंने अभी मुझे ध्यान में आ रहा है, मैंने पहले से सोचा हुआ सुझाव नहीं है, परंतु कुछ मात्रा में हमारे अध्ययन की पद्धति केवल पठन आधारित और उस पठन को सामने रखकर चर्चा आधारित और फिर उस चर्चा का विकास चिंतन में हो, ऐसा करने के स्थान पर हम यदि कुछ ऐसा मौलिक प्रयोग भी करें तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो क्या होगा कि नचिकेता, उसकी अध्ययन पद्धति क्या है, श्वेत केतु उसके अध्ययन पद्धति क्या है, भृगु की अध्ययन पद्धति क्या है, याज्ञवल्क्य की अध्ययन पद्धति क्या है, इसका भी हमें प्रत्यक्ष अनुभव आ जाएगा। तो आप इस बात पर विचार करिए, ऐसा मेरा निवेदन है। अपने अध्येताओं के साथ भी, ये दूसरा मुद्दा है, अपने गट के अध्येताओं के साथ भी अध्ययन पद्धति के बारे में चर्चा करना ये उचित ही रहेगा। जैसे अभी स्वाध्याय पद्धति है, ये स्वाध्याय गट ही है, तो स्वाध्याय पद्धति है, तो वो क्या अपेक्षा करते हैं, क्या अकेले में बैठकर केवल पठन करना यही स्वाध्याय है? नहीं, यह तो स्वाध्याय नहीं है। तो फिर वो स्वाध्याय पद्धति क्या है अध्ययन की, ये उनको बताना, भले उनकी क्षमता के अनुसार, आकलन की क्षमता के अनुसार संकेत ही देना या बहुत सरल बात बताना, ये तो संभव है, परंतु स्वाध्याय करना, अब जो लोग नियमित साथ में बैठकर पठन नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी पठन को थोड़ा रेगुलराइज तो हमको करना होगा। उसके बाद स्वाध्याय को प्रमोट करना, तो उसके लिए स्वाध्याय पद्धति और पठन पद्धति में अंतर क्या है ये बताकर आपको ऐसा करना है, ऐसा संकेत हम दे सकते हैं।
तो मुख्य विषय तो आज की हमारी चर्चा का यही रहा कि अपने अपने गट के अनुसार स्वाध्याय पद्धति अध्ययन पद्धति का हम विकास करें। मुझे स्मरण में आता है कि कभी हमने जो ये नाम दिए हैं गतों को, उनका क्या अध्ययन पद्धति से संबंध है, इस विषय की हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। ऐसा मुझे धुंधला सा स्मरण है कि ही थी या नहीं, इसके बारे में मैं निश्चित नहीं हूँ। आप लोग बता सकते हैं कि नचिकेता, श्वेतकेतु, भृगु और याज्ञवल्क्य, इसके बारे में मैंने कभी चर्चा की थी, नामकरण के बारे में और जी नाम के तय क्या की है। संकेत है इसके बारे में। की जी है, तय की है, की है। हाँ की है, इनका इसी हाँ क्रम की में है, भी क्यों रखा है, उस पर भी पूरी चर्चा हुई है। इसी गट में ही हाँ हुई इस है पर भी शायद। हुई, हम्म। अग्रपाठी गट में ही हुई है। अग्रपाठी में अच्छा, या सभी के साथ सामूहिक, इन दो में से एक गट में हुई है, पर हुई सामूहिक, है हम सभी हाँ, के साथ। हम्म। अगर आवश्यकता लगती है तो भृगु गट में एक बार इसकी पुनः विस्तार से चर्चा हो। वो आप बताएंगे कि अगर इसकी आवश्यकता है अध्ययन पद्धति को लेकर, तो फिर से हम उसकी इसकी चर्चा कर सकते हैं। अ, अभी तो इतना ही, क्योंकि अगली प्रतिपदा को हम इस प्रकार से इस रूप में नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम सब साथ ही होंगे और हमारा अध्ययन वर्ग चल रहा होगा। उसके बाद के अष्टमी को हम पुनः मिलेंगे। परंतु अभी आपको सूचनाएं भी देनी है ना। मनु जी देने वाले हैं, मधुसूदन जी देव योजना में प्रमुख का दायित्व मनु जी के पास जाएगा। वे भी अपने गट के अग्रपाठी नहीं रह पाएंगे। अब वे योजना में सह प्रमुख होंगे, प्रमुख है मधुसूदन जी और सह प्रमुख, तीनों अध्ययन योजनाओं के प्रमुख हैं। वे सारे सह प्रमुख होंगे और अपनी योजना के वे प्रमुख होंगे। इस कारण से भी हमारी गटों की रचना और अग्रपाठियों का भी दायित्व बदलने वाला है। इन तीन कारणों से जो परिवर्तन होने वाला है, उसकी जानकारी अब मधुसूदन जी हम सबको देंगे। जी, ताई ने उसका